नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन से जुड़े सारे टॉपिक्स। चाहे आप बात करें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एमएससी नर्सिंग या फिर दोस्तों और भी पैरामेडिकल से जुड़े कोई भी कोर्सेज। दोस्तों, सभी के लिए हम लेकर आते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन, इंटरव्यू स्किल, जॉब की इन्फॉर्मेशन, कैसे दोस्तों अप्लाई किया जाए जॉब के लिए और किस तरह दोस्तों आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। यानी कि हेल्थ केयर वर्कर के लिए दोस्तों किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मिलती है हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नर्सिंग एजुकेशन से जुड़े कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में अक्सर दोस्तों जो एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहे दोस्तों कैसा भी एंट्रेंस एग्जाम हो, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। तो हमारे वो दोस्तों जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी या स्टेट लेवल का हो, वहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो की हेल्प से आप उन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं नर्सिंग एजुकेशन के सेक्शन से। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जार्गन। यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो जार्गन के बारे में सही है। ऑप्शन दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। It is a commonplace terminology unique to people within a specific type of work that should be avoided when talking to clients or patient. Healthcare workers are expected to learn jargon and use it daily. It is scientific terminology that is exact and should be used with patients, or jargon is indicative of highly qualified and professional work. अब इसमें दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दोस्तों बोला गया है, इट इज़ अ कॉमन प्लेस टर्मिनोलॉजी यूनिक टू पीपल। दोस्तों ये कॉमन प्लेस टर्मिनोलॉजी होती है, यानी कि ऐसी भाषा होती है, ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो कॉमन प्लेस होते हैं और यूनिक होते हैं उन लोगों के लिए जो कि इसके बारे में नहीं जानते हैं। विद इन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क दैट शुड बी अवॉइडेड व्हेन टॉकिंग टू क्लाइंट्स और पेशेंट। यानी कि अगर दोस्तों मान लीजिए आप कुछ अपने वर्क से रिलेटेड काम करना चाहते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन को आप औरों को नहीं देना चाहते हैं, तो आप जार्गन का यूज़ करते हैं। अब जार्गन क्या होता है दोस्तों? अगर हम जार्गन की बात करें दोस्तों, तो जार्गन एक तरीके की ऐसी भाषा होती है जो कि आप प्रोफेशनली यूज़ करते हैं और दोस्तों बाहर के लोग उस भाषा को समझ नहीं पाते हैं। तो आप सिंपली इसको बोल सकते हैं दोस्तों एक कोड वर्ड लैंग्वेज या ऐसी लैंग्वेज जो कि सिर्फ आप ही लोग समझते हैं या आपके कंपनी में जो लोग काम करते हैं वही लोग उस भाषा को समझ पाते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों जार्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, व्हेन अ नर्स इज सफरिंग फ्रॉम laryngitis, which of the following non-verbal cues could be the most effective in communicating with a patient। अगर दोस्तों एक नर्स है वो लैरिंजिटिस से सफ़र कर रही है, यानी कि वो उस चीज़ से गुजर रही है, तो इनमें से कौन सा दोस्तों नॉन वर्बल क्यू जो है, यानी कि जो संकेत है, वो दोस्तों एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का काम कर सकता है पेशेंट के साथ में। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सॉफ्ट वॉइस एंड फिजिकल अफेयरेंस, जेस्चर्स एंड आई कॉन्टैक्ट, राइट अ नोट एंड टेल द पेशेंट यू आर सिक, और पॉस्चर एंड हैंड मूवमेंट। यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंसर बी, जेस्चर्स एंड आई कॉन्टैक्ट। क्यों होगा दोस्तों? एक नर्स अगर सफरिंग कर रही है लैरिंजिटिस से, तो दोस्तों उसकी जो वॉइस है वो उसकी वॉइस कैसी हो जाती है दोस्तों? उसकी वॉइस हो जाती है होर्स। होर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? होर्स का मतलब होता है, तो दोस्तों होर्सनेस का मतलब होता है जब आपकी आवाज़ जो है दोस्तों वो हार्श हो जाती है इमोशन के चलते, या दोस्तों आपके गले में सोर थ्रोट हो आपके गले में, तो उसके चलते आपकी जो आवाज़ है दोस्तों वो हार्श हो जाती है। तो वहाँ पर दोस्तों उसको बोला जाता है लैरिंजिटिस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जेस्चर्स एंड आई कॉन्टैक्ट। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने जेस्चर्स और आई कॉन्टैक्ट से पेशेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं या बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, प्रैक्टिकल नर्स विद अ BMI ऑफ 35 teaches a patient about cardiac diet. Besides being a nurse, she is also nutritionist. However, the patient has doubt on what she is teaching. What could be the reason? अब क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा टिपिकल है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं ब्रेक डाउन करके। अब प्रैक्टिकल नर्स विद अ BMI ऑफ 35 टीचेज अ पेशेंट अबाउट कार्डियक डाइट। ठीक है, एक नर्स है दोस्तों जिसके पास BMI है 35 और वो पेशेंट को पढ़ा रही है या बता रही है कार्डियक डाइट के बारे में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नर्स होने के साथ साथ वो एक न्यूट्रिशनिस्ट भी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों पेशेंट को डाउट है कि जो भी वो बता रही है उसके बताने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन में दे रखा है यूज़ ऑफ जार्गन, फिजिकल अपीयरेंस, टू अकेडमिक, या फिर नर्स हैज़ एन एक्सेंट। यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रैक्टिकल अपीयरेंस।
अब दोस्तों इसके पीछे आंसर का रीज़न क्या है? आंसर का रीज़न दोस्तों जो BMI होता है 35 का, वो इंडिकेट करता है साइंस ऑफ ओबेसिटी, यानी कि मोटापे की ओर दोस्तों वो इशारा करता है अगर हम 35 BMI की बात करें तो। जिसका रिज़ल्ट ये होता है दोस्तों, जिसका रिज़ल्ट दोस्तों ये होता है कि अनहेल्दी डाइट हैबिट जो होती हैं दोस्तों वो हार्ट डिजीज़ को बढ़ाने का काम करती हैं। उसके अलावा दोस्तों फिज़िकल अपीयरेंस जो होता है नर्स का, वो क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर देता है। तो यही कारण है दोस्तों कि वहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिस्कस पेन इज एक्सप्रेस थ्रू विच नॉन वर्बल क्यू, यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा जो मोस्ट इफेक्टिव वे है दर्द को एक्सप्रेस करने का नॉन वर्बल, वो क्या है? यानी कि बिना बोले अगर आप दर्द को एक्सप्रेस करोगे तो कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन में बोला गया है आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स, साउंड या पोस्चर्स। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा जेस्चर्स। यानी कि जब भी दोस्तों आपके पेन होता है कहीं पर भी बॉडी में, तो आप जेस्चर्स बनाते हैं या पोज करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ही दोस्तों आप अपने पेन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, एन एबिलिटी टू कॉन्फिडेंटली एंड कंफर्टेबली एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग वाइल सिटिंग रिस्पेक्टिव वाइल स्टिल सिटिंग एंड लेजिटिमेट राइट्स ऑफ द पेशेंट। यानी कि दोस्तों जो एबिलिटी होती है कॉन्फिडेंटली और कंफर्टेबली अपने थॉट्स और फीलिंग को एक्सप्रेस करने का, जिसके साथ साथ दोस्तों आप दूसरे की फीलिंग्स और उसके राइट को भी आप हर्ट नहीं कर रहे हो, उनको कायम रख रहे हो, तो उस एबिलिटी को क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों, अग्रेसिव कम्युनिकेशन, असर्टिव कम्युनिकेशन, नॉन अग्रेसिव कम्युनिकेशन या फिर अनअसर्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि असर्टिव कम्युनिकेशन जो होता है दोस्तों वो एबिलिटी होती है जिसमें आप एक्सप्रेस कर पाते हो पॉजिटिव और नेगेटिव आइडियाज़ को, और दोस्तों फीलिंग को आप दे पाते हो सामने वाले को ओपन, ऑनेस्ट और एक डायरेक्ट वे में, ठीक है। तो असर्टिव कम्युनिकेशन जो होगा दोस्तों वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, अ नर्स डेमोन्स्ट्रेट्स केयरिंग, सिंसियरिटी, एम्पैथी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। अब एक नर्स दोस्तों इन सभी क्वालिटीज़ को शो करती है, तो यहाँ पर हमें क्या एक आइडिया मिलता है, नर्स क्या करने की कोशिश कर रही है? ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों, थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट इंटरेक्शन, एथिकल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन, लीगल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन या फिर इमोशनल नर्स पेशेंट इंटरेक्शन। क्या दोस्तों यहाँ पर सही बनता है ऑप्शन? तो वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, थेराप्यूटिक नर्स एंड पेशेंट इंटरेक्शन। ऐसा क्यों दोस्तों? थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट इंटरेक्शन जो होता है दोस्तों, वहाँ पर नर्स जो है वो ये दिखाती है कि दोस्तों वो केयरिंग है, सिंसियर है दोस्तों, वो एम्पैथी शो करती है और ट्रस्ट वर्दनेस शो करती है पेशेंट की ओर, यानी कि वो पेशेंट को ये सब चीज़ें फील कराती है। दोस्तों जो थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशन होता है दोस्तों वो सपोर्टिव इंटरेक्शन होता है एक तरीके का, जो कि पेशेंट को दोस्तों वेलनेस की ओर बढ़ाता है। यानी कि जब पेशेंट को एक कंफर्ट फील होने लगता है नर्स की ओर से इन सब क्वालिटीज़ को देखने के बाद, तो दोस्तों पेशेंट कहीं ना कहीं अपने आप में बेटर फील करने लगता है, और जब पेशेंट बेटर फील करता है तो वो वेलनेस की ओर बढ़ने लगता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, थेरापेटिक नर्स एंड पेशेंट इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अ ब्लाइंड एल्डरली पेशेंट इज इन टीयर्स अपॉन लर्निंग दैट हर कैंसर इज टर्मिनल, व्हाट वुड बी द बेस्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू शो हर सम एम्पैथी। यानी कि दोस्तों एक ब्लाइंड एल्डरली पेशेंट है दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा रो रही है क्योंकि उसे अभी भी पता चला है कि उसका दोस्तों उसे टर्मिनल कैंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बेस्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है उसे थोड़ी एम्पैथी देने के लिए, उसे थोड़ा सहारा देने के लिए? ऑप्शन दोस्तों हैं साइलेंस, टच, वाइप फॉर टीयर्स या क्राई विद हर। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, टच। टच ऑप्शन दोस्तों इसलिए होगा क्योंकि जो पेशेंट है दोस्तों वो ब्लाइंड है, यानी कि आप उसको साइलेंटली अगर कुछ करोगे तो उसे पता नहीं चलेगा, अगर आप रोगे तो उसे पता नहीं चलेगा, उसके साथ में रोगे दोस्तों तो आप और भी ज़्यादा वर्स कर सकते हो सिचुएशन को। तो एक दोस्तों ब्लाइंड पेशेंट के लिए बेटर यही कि आप उसे टच करें, उसके शोल्डर पर हाथ रखें और उसे बेटर फील कराएं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, टच। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, व्हेन अ पेशेंट्स मैसेज इज इनकम्प्लीट द टेक्निक टेक्स restating and paraphrasing a step further. It is helpful when you need to assess whether a patient is following a prescribed health regimen appropriately.
अब क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं दोस्तों, फिर समझने की कोशिश करते हैं। जब भी दोस्तों एक पेशेंट का जो मैसेज होता है वो इनकम्प्लीट होता है, तो दोस्तों ये जो टेक्निक है दोस्तों, वो रीस्टेट करने लगती है और पैराफ्रेजिंग करने लगती है एक स्टेप आगे को। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आपको असेस करना होता है कि पेशेंट जो भी दवा आपने या रिजीम आपने प्रिस्क्राइब की है उसको ले रहा है या नहीं। तो आपको दोस्तों टेक्निक को बताना है, टेक्निक क्या करती है। तो ऑप्शन है दोस्तों फोकसिंग, क्लैरिफाइंग, रिफ्लेक्टिंग या फिर दोस्तों ओपन एंडेड। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, क्लैरिफाइंग। आपको दोस्तों क्लैरिफाई करना होता है पेशेंट को कि वो प्रॉपरली उस रिजीम को फॉलो कर रहा है या नहीं। क्लैरिफाइंग क्यों होगा दोस्तों, तो दोस्तों क्लैरिफाइंग जो होता है वहाँ पर इंश्योर करना होता है कि लिसनर जो है दोस्तों वो आपकी बातों को समझ रहा है करेक्टली, जिससे क्या होता है दोस्तों जो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और पर्सन आपकी बातों को, यानी सामने वाला जो पर्सन है वो आपकी बातों को समझकर उसे प्रॉपरली या सही तरीके से फॉलो कर पाता है। तो इस प्रोसेस को दोस्तों बोला जाएगा ऑप्शन बी, क्लैरिफाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, व्हेन टॉकिंग टू अ पेशेंट फ्रॉम अनदर कल्चर एंड विद अनदर लैंग्वेज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट इज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया है जब आप एक ऐसे पेशेंट से बात कर रहे हैं जो एक अलग कल्चर का है और उसकी लैंग्वेज भी अलग है, तो दोस्तों मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा वहाँ पर। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, यूजिंग पिक्चर्स, यूजिंग जेस्चर्स, यूजिंग अ ट्रांसलेटर या फिर यूजिंग एन इंटरप्रेटर। तो जो बहुत ही ऑब्वियस सा आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यूजिंग एन इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर की रिक्वायरमेंट दोस्तों वहाँ पर होगी, यानी कि आप अपनी लैंग्वेज में बताओगे, फिर जो व्यक्ति है जो इंटरप्रेटर है दोस्तों वो इंटरप्रेट करेगा, फिर वो सामने वाले व्यक्ति को समझाएगा। फिर सामने वाला व्यक्ति दोस्तों जो भी बात कहना चाहता है या पूछना चाहता है तो वो इंटरप्रेटर के थ्रू आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा यूजिंग एन इंटरप्रेटर, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इज, यानी कि दोस्तों आमतौर पर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो किस कारण से होती है। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, इनकॉन्ग्रुएंस, असर्टिवनेस, साइलेंस या फिर लॉक्वसियसनेस। अब दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इनकॉन्ग्रुएंस। इनकॉन्ग्रुएंस क्या होता है दोस्तों, इनकॉन्ग्रुएंट कम्युनिकेशन जो होता है दोस्तों उसमें एक पर्सन जो है वो मैसेज को सेंड करता है वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरह से। यानी कि दोस्तों समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको किसी को बोलना है कि जाओ, तो आपने जाओ को जो है दोस्तों वो मुंह से भी बोला कि आप जाओ, और उसको आप दोस्तों नॉन वर्बली यानी कि हैंड को शो करके या फिर फिंगर को शो करके भी दोस्तों आप सामने वाले व्यक्ति को ये बोलते हैं कि आप वहाँ पर जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरह से बोलते हैं। तो जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, इनकॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, अ नर्स मेंटेन्स एन अनक्रॉस्ड आर्म्स एंड लेग पोस्चर। This non-verbal behavior is reflective of which letter of the SOLER acronym of for active listening। अब दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, एक नर्स है दोस्तों वो एक अनक्रॉस्ड आर्म और लेग पोस्चर को बनाए रखती है। ठीक है, अनक्रॉस्ड यानी कि क्रॉस नहीं है। दिस नॉन वर्बल बिहेवियर इज रिफ्लेक्टिव ऑफ विच लेटर ऑफ द SOLER एक्रोनेम फॉर एक्टिव लिसनिंग। इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो सोलर एक्रोनेम जो है दोस्तों वो रिफ्लेक्ट होता है इस नॉन वर्बल बिहेवियर से। ऑप्शन दे रखा है दोस्तों SOLER। अब पहले तो हमें समझना होगा दोस्तों सोलर क्या होता है। सोलर का दोस्तों मतलब होता है एस फॉर स्क्वायरली फेसिंग द क्लाइंट, O for open posture when interacting with the client, L for leaning forward toward the client, E for establishing eye contact एंड दोस्तों R for होता है रिलैक्सिंग। अनक्रॉस्ड आर्म्स और लेक्चर के साथ में अनक्रॉस्ड आर्म्स और लेग के साथ में खड़ी हुई है। तो दोस्तों ये नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो किस ओर इशारा करता है, यानी किस लेटर की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों ये इशारा करता है ऑप्शन बी की ओर, यानी ओ। अब ओ से दोस्तों हमने क्या जाना था, ओ का मतलब होता है दोस्तों ओपन पॉस्चर व्हेन इंटरेक्टिंग विद द क्लाइंट। यानी कि ओपन पॉस्चर होता है दोस्तों आप जब एक नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहते हैं जहाँ पर आपके आर्म्स और लेग जो है दोस्तों वो सीधे रहते हैं, यानी कि आप नॉर्मली खड़े हुए हैं, स्टैंड हैं और आप सामने वाले से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो पॉस्चर है वो इंडिकेट करता है ऑप्शन बी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ नर्स प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट फीडबैक। यानी कि दोस्तों एक नर्स का क्या पर्पस होता है अप्रोप्रिएट फीडबैक को प्रोवाइड करने का।
तो दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टू गिव द क्लाइंट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। यानी कि दोस्तों जो भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो देने के लिए पेशेंट को यहाँ पर दोस्तों एप्रोप्रिएट फीडबैक देना ज़रूरी हो जाता है एक नर्स को। फीडबैक जो है दोस्तों वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए। और ये भी दोस्तों देखना चाहिए कि जो पर्सन है दोस्तों उसमें कैपेसिटी है मॉडिफाई करने की उसे, और दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को लेने की, रादर देन दोस्तों कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद क्रिटिसाइज़ करे या दूसरों की कमी निकाले। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं जब भी आप फीडबैक को दे रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, व्हेन इंटरव्यूइंग अ क्लाइंट विच नॉन वर्बल बिहेवियर शुड अ नर्स एम्प्लॉय। दोस्तों जब भी एक नर्स एक क्लाइंट को इंटरव्यू कर रही हो तो वहाँ पर नर्स को कौन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एम्प्लॉय करना चाहिए, यानी कि यूज़ में लाना चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों, मेंटेनिंग इनडायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट, प्रोवाइडिंग स्पेस बाय लीनिंग बैक अवे फ्रॉम द क्लाइंट, सिटिंग स्क्वायरली फेसिंग द क्लाइंट, या फिर मेंटेनिंग ओपन पोस्चर विद आर्म्स एंड लेग्स क्रॉस। यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, सिटिंग स्क्वायरली फेसिंग द क्लाइंट। जब भी दोस्तों एक नर्स एक क्लाइंट को इंटरव्यू कर रही हो तो वहाँ पर नॉन वर्बल बिहेवियर जो है नर्स का दोस्तों वो एम्प्लॉय होना चाहिए सोलर को फॉलो करते हुए। सोलर को जस्ट नाउ दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, तो सोलर को वहाँ पर एक नर्स को हमेशा याद रखना चाहिए और उसे प्रैक्टिस करना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, नर्स इज प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर द टर्मिनेशन फेज ऑफ द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। द नर्स प्रिपेयर्स टू इम्प्लीमेंट which nursing task with that is most appropriate for this phase। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसको थोड़ा दोस्तों ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, एक नर्स जो है वो पेशेंट को प्रिपेयर कर रही है टर्मिनेशन फेज के लिए ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बोला गया द नर्स प्रिपेयर्स टू इम्प्लीमेंट विच नर्सिंग टास्क। अब दोस्तों नर्स जो है वो प्रिपेयर करती है किस नर्सिंग टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए दोस्तों, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है फॉर दिस फेज़, जो कि दोस्तों इस फेज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन देखते हैं सर दोस्तों। पहले दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, प्लानिंग शॉर्ट टर्म गोल्स, मेकिंग अप्रोप्रिएट रेफरल्स, डेवलपिंग रियलिस्टिक सॉल्यूशंस, आइडेंटिफाइंग एक्सपेक्टेड आउटकम्स। यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, मेकिंग अप्रोप्रिएट रेफरल्स। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो टर्मिनेशन टास्क होता है या फेज़ होता है दोस्तों उसमें कुछ पॉइंट्स एडेड रहते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना होता है पेशेंट के, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको अचीवमेंट को इवैल्यूएट करना होता है, जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं। इम्प्लीमेंट करना हो दोस्तों, इम्प्लीमेंट आपको करना होता है दोस्तों थेराप्यूटिक रिलेशन को, जिससे कि ट्रस्ट को बिल्ड किया जा सके, फीलिंग्स को एक्सप्लोर किया जा सके, या असिस्ट किया जा सके दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग में किसी भी पेशेंट या क्लाइंट को। उसके अलावा दोस्तों आपको इवैल्यूएट करना होता है फ्यूचर नीड्स को, यानी फ्यूचर में क्या ज़रूरत हो सकती है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। और दोस्तों आपको फिर मेकिंग अप्रोप्रिएट रेफरल्स, यानी कि आपको अप्रोप्रिएट रेफरल्स को करना होता है। तो इसलिए दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मेकिंग अप्रोप्रिएट रेफरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, अ पेशेंट बीइंग सीन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इमीडिएटली आफ्टर बीइंग सेक्सुअली असॉल्टेड appears calm and controlled. The nurse analyzes this behavior as indicative which defense mechanism। क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ब्रेकआउट करते हैं दोस्तों। एक पेशेंट जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखा जाता है दोस्तों जिसको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है और वो काम और कंट्रोल लग रहा है इतना होने के बाद भी। दोस्तों नर्स इस चीज़ को देखती है, उसके इस बिहेवियर को देखती है, जहाँ पर दोस्तों उसे लगता है कि ये डिफेंस मैकेनिज़्म है। यानी कि ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज़्म है? ऑप्शन है दोस्तों, डिनायल, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डिनायल। यानी कि दोस्तों इतना कुछ होने के बाद भी वो व्यक्ति शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और वो व्यक्ति दोस्तों स्टेट में है, स्टेट ऑफ डिनायल। तो दोस्तों एक नर्स के तौर पर आपको इन सबको असेस करना होता है। डिनाइल क्यों होगा दोस्तों? डिनाइल जो होता है दोस्तों वहाँ पर व्यक्ति उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि वो उस कंडीशन में है, जिसमें दोस्तों जो पर्सन है वो नॉर्मली आपको लगता है लेकिन वो नॉर्मल होता नहीं है अंदर से। तो दोस्तों वो चीज़ें आपको देखनी होती है, वहाँ पर आपको समझना होता है पर्सन को या विक्टिम को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, हाउ वुड यू हैंडल कम्युनिकेटिंग with a nursing home during the transfer of care when you discharge this patient? Select the appropriate order of hand of communication। क्वेश्चन में पूछा दोस्तों, जब भी आप कम्युनिकेशन को हैंडल कर रहे होते हैं विद नर्सिंग होम ड्यूरिंग, यानी कि नर्सिंग होम के साथ में दोस्तों ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ केयर, यानी कि ट्रांसफ़र के दौरान जब आप डिस्चार्ज करते हैं एक पेशेंट को,
ट्रांसफ़र के दौरान जब आप डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सही ऑर्डर को सेलेक्ट करना है ऑफ हैंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। सी क्यों होगा दोस्तों? सी में बोल रखा है SBAR। SBAR क्या है दोस्तों? SBAR दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि SBAR का दोस्तों यहाँ पर मतलब होता है S फॉर सिचुएशन, B फॉर बैकग्राउंड, A फॉर असेसमेंट एंड R फॉर रिकमेंडेशन। तो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा SBAR। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। इनमें से कौन सा दोस्तों जो टेक्निक है वो नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? अगर आप सबको अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों आप सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, यानी कि उनको आपको अप्लाई करना है दोस्तों, उनको आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों जो भी यहाँ पर अप्लाई होते हैं। ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों पैराफ्रेजिंग, फोकसिंग, रिस्ट्रीटिंग या फिर गिविंग एडवाइस। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, गिविंग एडवाइस। एडवाइस देना जो होता है दोस्तों वो नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है। नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जो होता है दोस्तों वो एक बैरियर की तरह काम करता है कम्युनिकेशन में, इसलिए जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, गिविंग एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, when using non-verbal communication in a nurse-client relationship, the nurse must be most aware of। जब भी दोस्तों एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ होता है एक नर्स क्लाइंट रिलेशन में, तो नर्स को दोस्तों किस बारे में ज़्यादा अवेयर होना चाहिए? ऑप्शन है दोस्तों एथिक बैकग्राउंड, कॉन्ट्रडिक्शन टू द क्लाइंट, नर्वस हैंड मूवमेंट या फिर दोस्तों क्लाइंट डेवलपमेंट लेवल। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, नर्वस हैंड मूवमेंट। नर्वस हैंड मूवमेंट जो दोस्तों होते हैं वो डर को शो करते हैं, साथ ही साथ दोस्तों जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसमें भी वो ब्रेक का काम करते हैं। क्लैरिफिकेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग दोस्तों और पर्सनल स्पेस देने के लिए यहाँ पर हमें फिर पेशेंट को दोस्तों यहाँ पर एनकरेज करना चाहिए। तो दोस्तों सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, नर्वस हैंड मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, व्हेन यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन अ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप द नर्स मस्ट बी मोस्ट अवेयर ऑफ। अगेन दोस्तों सेम क्वेश्चन पूछा गया लेकिन डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। ऑप्शन क्या है दोस्तों? आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स इन गोल्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, क्लैरिफाइंग गोल्स एंड रिवीलिंग। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, बिल्डिंग ट्रस्ट। जब भी दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ होता है क्लाइंट नर्स रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर दोस्तों नर्स को सबसे ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए कि वो ट्रस्ट को बिल्ड करे, जिससे कि पेशेंट नर्स को आसानी से सभी बातों को बता पाए बिना किसी डर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अ क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर अ कैट स्कैन यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ द cranium. As the nurse explains this diagnostic test, the client moves away from the nurse. This is an example of what influencing factor in communication. अब दोस्तों एक नर्स जो है दोस्तों वो एक पेशेंट को बता रही है डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। इस बात को सुन के दोस्तों जो क्लाइंट है वो थोड़ा पीछे हट जाता है नर्स से। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है या कौन सा इन्फ्लुएंस दोस्तों ये दे रहा है कम्युनिकेशन से संबंधित? ऑप्शन है दोस्तों जेंडर, स्पेस एंड टेरिटोरियलिटी, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड या फिर एनवायरनमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्पेस एंड टेरिटोरियलिटी। जब भी दोस्तों इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होता है एक पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में, तो वहाँ पर दोस्तों कॉन्शियसली वहाँ पर हमें मेंटेन करना होता है स्पेस को दोनों के बीच में, यानी कि डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर और पेशेंट के बीच में दोस्तों एक स्पेस को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। जब भी दोस्तों किसी का पर्सनल स्पेस थ्रेटन होता है यानी कि उसे डर लगता है कि आप मान लीजिए आप उसके बहुत ज़्यादा करीब जा रहे हैं, आप या वो आपके बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों अक्सर जो लोग हैं दोस्तों वो बिहेव डिफेंसिवली करते हैं, यानी कि वो थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं खुद को लेके, जहाँ पर दोस्तों वो कम्युनिकेशन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक करते हैं या हाइंडर करते हैं। यह एग्जाम्पल दोस्तों हमें अक्सर देखने को मिलता है पब्लिक जोन में। इस क्वेश्चन में दोस्तों पेशेंट जो है वो दूर हट जाता है नर्स से। ये शो कर रहा है दोस्तों इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेस एंड टेरिटोरियलिटी ड्यूरिंग देयर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा दोस्तों सबसे बड़ा बैरियर है दोस्तों इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, गिविंग एन ओपिनियन व्हेन आस्क्ड, बीइंग डिफेंसिव, यूजिंग असर्टिव टेक्निक या फिर यूजिंग टू मच नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बीइंग डिफेंसिव। जब आप डिफेंसिव हो जाते हो दोस्तों तो सबसे बड़ा बैरियर जो होता है वो वही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल्स टू कम्युनिकेट द रिसीवर। इनमें से कौन सा दोस्तों
वर्बल को नॉन वर्बल में ट्रांसलेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है या उसका सिंबल है। तो दोस्तों ऑप्शन है एनकोडिंग, डिकोडिंग, चैनल या फिर फीडबैक। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, एनकोडिंग। जब आप लैंग्वेज को एनकोड करते हैं दोस्तों तो आप एक मैसेज को ब्रेकआउट करते हैं, यानी कि आप उसको ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, द मैनेजर्स गिव इंसेंटिव फॉर वन एम्प्लॉय ऑन द एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन न्यू प्रोजेक्ट, द पावर विच यूज्ड इन दिस सिचुएशन इज। दोस्तों एक एम्प्लॉय को मैनेजर एक्स्ट्रा पे करते हैं या इंसेंटिव देते हैं दोस्तों एक प्रोजेक्ट पर ज़्यादा काम करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो पावर यूज़ की गई है वो कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों कोअर्सिव, रिवॉर्ड, लेजिटिमेट या फिर एक्सपर्ट। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन होगा बी, रिवॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन यूज्ड बाय द हेड नर्स टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट हैज सडन हेमरेज टू अनदर हेड नर्स इन द नेक्स्ट शिफ्ट। थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, इसको ब्रेक करके देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन यूज़ होता है हेड नर्स के द्वारा दोस्तों इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए एक ऐसे पेशेंट के बारे में जिसको अचानक से हैमरेज हुआ है टू अनदर हेड नर्स इन द नेक्स्ट शिफ्ट, यानी कि अगली हेड नर्स को, जो कि दोस्तों अगली शिफ्ट में आएगी। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, कार्डेक्स रिकॉर्ड, असाइनमेंट रिकॉर्ड, शिफ्ट रिकॉर्ड या फिर इंसिडेंट रिपोर्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन सी, शिफ्ट रिपोर्ट। हैमरेज पेशेंट हो या ना हो, जब भी एक नर्स अपनी शिफ्ट को ख़त्म करती है तो दोस्तों उसे डेटा देना होता है अगली नर्स को, जो कि उसकी जगह टेक ओवर करती है या उसकी जगह लेती है। ठीक है, तो वहाँ पर एक सिंपल सा दोस्तों आंसर हो जाएगा शिफ्ट रिपोर्ट, यहाँ पर हमें देना होता है अगली नर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्गेनाइजेशन एंड कन्फ्यूजन विच लीड्स टू लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड डायरेक्शन। दोस्तों उस स्टेट को क्या बोलते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है और इंसान भूल जाता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है या उसे किस दिशा में जाना है। ऑप्शन है दोस्तों इक्विलिब्रियम, बार्गेनिंग, केओस या फिर रेजिस्टेंस। ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, केओस। केओस दोस्तों गड़बड़ी हो जाती है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं, कन्फ्यूजन एक हो जाता है। ठीक है, समझ में नहीं आता है कि हमें आगे क्या करना है और हम कुछ भी उल्टा सीधा करने लगते हैं या एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी, केओस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनदर नेम फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को और क्या बोला जाता है? मास कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन या फिर वर्चुअल रियलिटी। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन, यानी कि ऑप्शन सी। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो होता है दोस्तों वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जिसमें दोस्तों एक इंसान जो है वो शेयर करता है अपने थॉट्स को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो सही आंसर होगा, यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, अ एमओपी इज। दोस्तों एमओपी क्या होता है? ऑप्शन है अ डिसफंक्शनल पैटर्न दैट कैन बी डिस्ट्रॉय अ रिलेशनशिप, दैट कैन डिस्ट्रॉय अ रिलेशनशिप, अ गेम ऑफ इंसल्ट पीपल प्ले विद वन अनदर, अ रिकरिंग आर्गुमेंट या फिर दोस्तों अदर मेमोरीज ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट इन अ रिलेशनशिप। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आवर मेमोरीज ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट इन अ रिलेशनशिप। एमओपी दोस्तों जो होता है उसे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पैकेट के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों एक सेट होता है आपके एक्सपेक्टेशन का कि कैसे दोस्तों रिलेशनशिप को डेवलप किया जाए और उसे डेके किया जाए। तो एमओपी दोस्तों, एमओपी का मतलब होगा आवर मेमोरीज ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट इन अ रिलेशनशिप। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। इनमें से कौन से दोस्तों बेसिक फैक्टर होते हैं इफेक्टिव लिसनिंग के? ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन है हमारे ओपिनियनेशन, स्टेयर एंड ग्लेयर एंड इंटरप्शंस, aggressive questioning, continuous cues and frequent movement, me-tooism, glancing sideways and offering advice, acknowledgement of thoughts, reflection and asking open-ended questions। तो दोस्तों चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स, रिफ्लेक्शन एंड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब देखिए पूछा किस बारे में गया, पूछा गया है दोस्तों बेसिक फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। अब बेसिक फैक्टर ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग क्या है? इफेक्टिव लिसनिंग मीन आप व्यक्ति को सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है वहाँ पर आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये बेसिक फैक्टर होते हैं। तो देखिए ऊपर की जो तीन ऑप्शन है वो इफेक्टिव लिसनिंग की ओर इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। चौथा जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, वो इंडिकेट कर रहा है इफेक्टिव लिसनिंग की ओर, यानी कि एक्नॉलेज आप करते हो सामने वाले के व्यक्ति को, रिफ्लेक्ट करते हो आप, रिफ्लेक्ट इन द सेंस कि आप उसको सुन रहे हो और आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई बोल रहा होता है अच्छा ऐसा,
हाँ, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, आप इसको इसको दोस्तों आप इफ़ेक्टिव लिसनिंग की कैटेगरी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अफेक्टेड बाय इट्स। अब दोस्तों हर तरह का कम्युनिकेशन है वो किस चीज़ से इफ़ेक्ट होता है या अफेक्टेड होता है? ऑप्शन है रिसेप्शन, ट्रांसमिशन, नॉन रेगुलेशन या फिर कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट से दोस्तों ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो है वो अफेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? कॉन्टेक्स्ट से मतलब है दोस्तों वॉट टू बी कम्युनिकेटेड इज़ द मेन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आपको कम्युनिकेट क्या करना है, आपको किस बारे में बात करनी है। अगर आपको यही नहीं पता होगा आपको बात क्या करनी है, कैसे बात करनी है, किस तरह से शुरुआत करनी है, बीच में क्या बोलना है, लास्ट में क्या बोलना है, तो दोस्तों वहाँ पर फिर आप बात नहीं कर पाते और आपका जो कम्युनिकेशन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है या अफेक्टेड हो जाता है। तो दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, एटीट्यूड, एक्शन एंड अपीयरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसिडर्ड एज। ठीक है, एटीट्यूड, एक्शन और अपीयरेंस जो होते हैं दोस्तों आपके इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होते हैं दोस्तों उनको किस तरह से कंसिडर किया जाता है, उन्हें क्या माना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों वर्बल, नॉन वर्बल, इम्पर्सनल या फिर इरेशनल। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो सही आंसर होगा, यानी कि नॉन वर्बल। तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा कि बात हो रही है आपके एटीट्यूड की, आपके एक्शन की और आपके अपीयरेंस की। ठीक है, अपीयर कैसे करते हैं आप क्लासरूम कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पर नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है दोस्तों वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है दोस्तों, इन अ क्लासरूम कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डिटरमिन्ड बाय। क्लासरूम में दोस्तों जो कम्युनिकेटर है उसके ट्रस्ट लेवल के बारे में हमें कैसे पता चलता है या किस तरह से आप जानोगे कि उसका ट्रस्ट लेवल कितना है? ऑप्शन है दोस्तों यूज़ ऑफ हाइपरबोल, चेंज ऑफ वॉइस लेवल, यूज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या फिर आई कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आई कॉन्टैक्ट। किसी के भी कॉन्फिडेंस लेवल को दोस्तों वैसे तो आप इन सभी चीज़ों से देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उस व्यक्ति का आई कॉन्टैक्ट। वो व्यक्ति कितना ज़्यादा आपकी ओर देख रहा है या वो व्यक्ति कितना ज़्यादा इधर उधर देख रहा है वजह आपकी ओर देखने के। तो इस बात से दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर या आपको लेकर या आपके बीच में। तो आई कॉन्टैक्ट दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, द टर्म ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज। ग्रेप वाइन को दोस्तों क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन को क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेप वाइन का मतलब होता है दोस्तों जब आप बातों बातों में या जब आप बात कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, प्रोफेशनल बातों की बात नहीं हो रही दोस्तों, ये कि जो जनरली आप बातचीत करते हैं कैंटीन में या साथ में आप कहीं जा रहे हैं, तो बातों बातों में जब दोस्तों आप किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रेप वाइन। ठीक है, तो पूछा गया दोस्तों द टर्म ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को दोस्तों बोला जाता है ग्रेप वाइन, जिसमें काफ़ी कुछ आपको पता चलता है, नई नई चीज़ों के बारे में, आप औरों के बारे में जानते हैं। ठीक है, या जिसको आप पसंद नहीं करते हैं उसके बारे में आप जानते हैं, जिसको पसंद करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं ग्रेप वाइन, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा दोस्तों इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग, पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस, वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेप वाइन। तो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन दोस्तों हमेशा देखिए ध्यान रखिए, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि आप भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, सामने वाला भी कम्युनिकेट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहा है और दूसरे का जो दोस्तों कंट्रीब्यूशन है वो ना के बराबर है। अगर दूसरे का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है तो उसको आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बोलोगे। इसलिए दोस्तों जो वन वे ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि मैं तो बोले जा रहा हूँ लेकिन आप नहीं सुन रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या आप बोले जा रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं मोबाइल लेके बैठा हूँ, अपना मोबाइल चला रहा हूँ और आप मुझे बताते जा रहे हैं, तो दोस्तों वो वन वे ट्रांसफ़र हो गया इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि मैं आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। तो इससे दोस्तों इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों जो सी होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। ठीक है, उस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे दोस्तों जिसमें एक सोर्स के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचा पाते हैं या बहुत ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा पाते हैं एक ही समय पर। ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे? ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या
इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम बोलेंगे मास कम्युनिकेशन, यानी पूरी ऑडियंस से आप कनेक्ट करते हैं, जैसे हमारे मिनिस्टर्स कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों से कम्युनिकेट करते हैं एक ही समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एट। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों वर्बल कम्युनिकेशन में ब्रेक डाउन किसे बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट, कॉन्ट्राडिक्शन, अनइवननेस या फिर दोस्तों एंट्रोपी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है दोस्तों ऐसी टेंडेंसी, यहाँ पर आप डीजनरेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि जो भी दोस्तों एग्जिस्टिंग ऑर्डर होता है वहाँ पर आप डीजनरेशन करने लगते हैं सिस्टम के अंदर में। इफ़ टू पोजिशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स आर सच दैट वन इज द डिनायल ऑफ द अदर, रिलेशनशिप बिटवीन दैम इज कॉल्ड। यानी कि दोस्तों दो प्रपोजिशन आपको देखने को मिलती हैं हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स। ठीक है, वहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोस्तों टर्म जो है वो सेम है, जिसमें दोस्तों एक जो है वो डिनायल है ऑफ द अदर, यानी कि एक जो दोस्तों है वो टर्म, यानी कि एक टर्म जो दोस्तों है वो अगली टर्म के ऑपोजिट है, यानी उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इस रिलेशनशिप को आप क्या बोलेंगे? कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी या फिर सबअल्टरेशन। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए, कॉन्ट्राडिक्टरी। व्हेन कंसिडरिंग फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जॉन डुई वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ। दोस्तों जब भी हम एजुकेशन की फ़िलॉसफी को कंसिडर करते हैं तो जॉन डुई जो थे दोस्तों वो किस चीज़ के प्रोपोनेंट थे? एग्जिस्टेंशियलिज्म, प्रोग्मेटिज्म, आइडियलिज्म या फिर रियलिज्म। तो ऑप्शन जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रैग्मेटिज्म। दोस्तों जो प्रैग्मेटिक थ्योरी है सच की दोस्तों, वो थ्योरी है ट्रस्ट की विद इन द फिलॉसफीज ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड प्रैग्मेटिसिज्म। तो दोस्तों जो भी थ्योरीज़ हैं प्रैग्मेटिज्म की या प्रैग्मेटिसिज्म की, तो उसमें दोस्तों ये फिलॉसफीज हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बार दोस्तों ये थ्योरीज़ देखी गई थी वो देखी गई थी चार्ल्स सैंडर्स पियर्स के थ्रू, विलियम जेम्स के थ्रू और दोस्तों जॉन ड्यूई के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, टाइप ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट विच इज जनरली कैरीड आउट थ्रू आउट अ कोर्स और प्रोजेक्ट इज। दोस्तों एक टाइप का जो एजुकेशनल असेसमेंट होता है जो कि पूरे कोर्स के दौरान चलता है या प्रोजेक्ट के दौरान चलता है, उसे क्या बोलते हैं? समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्राइटेरियन रिफर्ड असेसमेंट या फिर इप्सेप्टिव असेसमेंट। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को दोस्तों डिफाइन किया जाता है एक नॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट प्रोसीजर के तौर पर, जो कि दोस्तों टीचर्स के द्वारा किया जाता है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, जिससे कि दोस्तों मॉडिफाई किया जा सके टीचिंग को और दोस्तों लर्निंग एक्टिविटीज़ को, बच्चों के अटेनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी। इनमें से किस एजुकेशन सिस्टम को दोस्तों प्रोपाउंडेड किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? तो ऑप्शन है दोस्तों टीचिंग बाय एक्टिविटीज़, टीचिंग थ्रू म्यूजिक, टीचिंग थ्रू लिसनिंग, मेडिटेशन एक्सेट्रा या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि दोस्तों ये सभी चीज़ें हमारे भारत की संस्कृति रही हैं, चाहे आप बात करें म्यूज़िक की या किसी काम को करते हुए सीखना, सुनते हुए सीखना या मेडिटेशन के द्वारा सीखना, तो ये सभी दोस्तों हमारी संस्कृति का कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं, जिसको गांधी जी भी फॉलो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन टू प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब इनमें से कौन सी दोस्तों जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कॉमन है इन तीनों ही टर्म में? ऑप्शन है दोस्तों एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल, एम्फेसिस ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड एम्फेसिस ऑन वैल्यू एजुकेशन। जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पर दोस्तों जब फोकस किया जाता है तो वहाँ पर दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टीचिंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्रिएटिंग और प्रमोटिंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग इज नोन एज। दोस्तों जब जो पढ़ाई है दोस्तों उसको मोड़ दिया जाता है क्रिएटिंग की तरफ, प्रमोटिंग की तरफ या इंटरेस्ट की तरफ दोस्तों सीखने में, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग या फिर प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। यानी कि आप मोटिवेट करते हैं सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी नया करने के लिए, नया सीखने के लिए, और उसके इंटरेस्ट को उस चीज़ में बढ़ाते हैं। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, मेजर अप्रोचेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग आर। कौन से दोस्तों मेजर अप्रोचेज हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में?
तो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिक और सिंथेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों OSCE मीन्स, यानी कि OSCE का क्या मतलब होता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लिनिकल एग्जामिनेशन या फिर ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट कोर्स एग्जामिनेशन। तो दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी कि OSCE दोस्तों एक फॉर्म होता है परफॉर्मेंस का, जो कि दोस्तों बेस्ड होता है टेस्ट के ऊपर, जिसका काम होता है दोस्तों मेजर करना कैंडिडेट के क्लिनिकल कॉम्पिटेंस को, यानी कि कैंडिडेट दोस्तों कितना कॉम्पिटेंट है अपनी क्लिनिकल नॉलेज को लेकर और प्रैक्टिसेस को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, स्टूडेंट यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ अ पेशेंट, इट डिस्क्राइब द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। एक स्टूडेंट ने दोस्तों फॉर्मूला लगाया पेशेंट की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों ये जो कैटेगरी है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है या किस कॉग्निटिव डोमेन को दोस्तों डिस्क्राइब करती है? ऑप्शन है दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस या फिर सिंथेसिस। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन दोस्तों सही आंसर होगा। रोर्सचच इंक्लूड टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आर बेस्ड ऑन फिनोमिनन ऑफ, यानी कि दोस्तों ये टेस्ट होता है किस फिनोमिना पर बेस्ड होता है? प्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसफेरेंस या फिर ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो सही आंसर होगा, यानी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं दोस्तों वो बेस्ड होते हैं प्रोजेक्टिव हाइपोथेसिस के ऊपर, जिनमें शामिल होता है दोस्तों रॉर्सचच इंक्लूड टेस्ट और थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और दोस्तों ड्राइंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, अ पेशेंट डायग्नोस्ड विद अ टर्मिनल इलनेस टेल्स द डॉक्टर लाइफ इज नॉट फेयर, दिस कैन नॉट हैपन टू मी, विच डिफेंस मैकेनिज्म पेशेंट यूजिंग। दोस्तों एक पेशेंट है जिसको पता चला है कि दोस्तों वहाँ पर टर्मिनल इलनेस है उसको, और वो डॉक्टर को बताता है कि लाइफ इज़ नॉट फेयर, दिस कैन नॉट हैपन टू मी, यानी ये मेरे साथ नहीं हो सकता। तो दोस्तों कौन से डिफेंस मैकेनिज्म को पेशेंट यहाँ पर यूज़ कर रहा है? डिनायल, बार्गेनिंग, एक्सेप्टेंस या इंट्रोस्पेक्शन। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा डिनायल, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है उस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द टाइप ऑफ नर्सिंग केयर असाइनमेंट इज बेस्ट सूटेड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। कौन सा नर्सिंग केयर असाइनमेंट दोस्तों बेस्ट सूटेड होता है इंटेंसिव केयर यूनिट में? केस मेथड, फंक्शनल मेथड, प्राइमरी केयर मेथड या फिर टीम मेथड। तो ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों सही आंसर होगा, प्राइमरी केयर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ एन एजुकेशनल प्लान फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ स्टडी comprising of several short course and each course with many interrelated unit known as। अब दोस्तों एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर सेवरल शॉर्ट कोर्स हैं, यानी कि छोटे छोटे कोर्स उसमें शामिल हैं और हर कोर्स में दोस्तों इंटरलेटेड यूनिट हैं। तो ऐसे कोर्स को क्या कहा जाएगा? करिकुलम, कोर्स प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग या फिर लेसन प्लानिंग। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, कोर्स प्लानिंग। कोर्स प्लानिंग जो होता है दोस्तों उसका मतलब होता है प्लानिंग कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। दोस्तों ये गाइड की तरह सर्व करता है टीचर और स्टूडेंट्स को, जिससे कि उन्हें पता चल पाए दोस्तों कि उन्हें क्या सीखना है दोस्तों और क्या पर्पसफुल एक्टिविटीज़ उनके लिए रहने वाली हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो के अगले 2 क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इन एन इंटरव्यू द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच गिव द कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्डेंट टू फ्रेम देयर आंसर। इंटरव्यू में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों जो कंप्लीट फ्रीडम देते हैं रिस्पोंडेंट को फ्रेम देयर आंसर, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर सही होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर पूरी फ्रीडम मिलती है किसी भी रिस्पॉन्ड करने वाले व्यक्ति को कि वो अपने आंसर को फ्रेम कर पाएँ। वहीं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच टीचिंग मेथड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच अ ग्रुप ऑफ वुमेन टू चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड फीमेल चाइल्ड। कौन सा टीचिंग मेथड दोस्तों सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा एक महिलाओं के ग्रुप को एजुकेट करने के लिए कि दोस्तों फीमेल चाइल्ड क्या होता है या फीमेल चाइल्ड क्या है? ऑप्शन है दोस्तों रोल प्ले, लेक्चरर, डिस्कशन या फिर सिंपोजियम। तो ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, रोल प्ले। हेल्थ एजुकेशन को दोस्तों जो पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है रोल प्ले का।
रोल प्ले से दोस्तों जो कैंडिडेट होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो फील कर पाते हैं उस चीज़ को, और जब वो फील कर पाते हैं दोस्तों तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो सही एक्शन भी ले पाते हैं। तो रोल प्ले दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन होता है किसी भी चीज़ को, किसी इंसान को या किसी व्यक्ति को सिखाने के लिए। तो दोस्तों ये आज के कुछ 50 क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों, नर्सिंग एजुकेशन के सेक्शन से दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपकी कोई राय है दोस्तों या आप हमसे कुछ भी कहना चाहते हैं दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जुड़िए दोस्तों हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए, जिससे कि दोस्तों आप अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएँ और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ हमारे चैनल से ही दोस्तों आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहें। वीडियो में दोस्तों आप सभी हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।